मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पांडे मनोविज्ञान की कक्षा में आज स्पष्ट करूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, उद्देश्य, क्षेत्र, उद्देश्य और उपयोगिता। 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। इसके पहले की क्लास में हमने स्पष्ट किया था कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा मनोविज्ञान उसी उद्देश्य को पूरा करने में मदद कराता है। यानी जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान का भी उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य एक उत्तम नागरिक का निर्माण मान लो करना है, तो मनोविज्ञान उस व्यक्ति के निर्माण में मदद करता है। अब पहले ये जानिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि बालक की अभिवृत्ति, रुचि और अभिक्षमता का पता लगा। इसको 3 कैटेगरी में बांट भी सकते हैं उद्देश्य को। पहला है कि बालक को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान का पहला मतलब कैटेगरी में अगर बांटा जाए तो बालक को समझना पहला उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार का परिमार्जन। तो जब हम समझ पाएंगे बालक को, तभी हम बालक के व्यवहार का परिमार्जन कर पाएंगे। तो पहला है बालकों को या बालक को समझना। दूसरा उद्देश्य है अध्यापकों के शिक्षण में सुधार, शिक्षण में सुधार करेंगे। मतलब कि जो अध्यापक हैं उनको ये विषय वस्तु का ज्ञान तो है ही, लेकिन उन विषय वस्तु को संप्रेषित करने के लिए जिन जिन स्किल की आवश्यकता होती है, शिक्षा मनोविज्ञान वो प्रदान करता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की विधियां हैं, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, विकासात्मक विधि, निदानात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, इन सभी विधियों का शिक्षकों को ज्ञान प्रदान कराता है और उसका प्रयोग कर बालक के व्यवहार का अध्ययन करने में मदद करता है। यानी अध्यापकों के शिक्षण में सुधार और बालकों को समझना, ये 2 है प्रमुख। और तीसरा मान लिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कब होगा? जब शिक्षक छात्रों को समझ पाएगा और शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधि का ज्ञाता होगा। यदि हम शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों के जानकार होंगे तो हम बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में ये जो बांट दिए कि बालक को समझा जाएगा, अध्यापकों के शिक्षण में सुधार, उनके व्यवहार में सुधार होगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होगा। तो यही क्षेत्र है, मतलब यही क्षेत्र भी है, यही उद्देश्य भी है। अब समझो अलग से कि पहला उद्देश्य है कि बालक की अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति का पता लगाना। बालक की अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति का पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट, कि बालक की अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति का पता लगाना। दूसरी चीज है
बालक के विकासात्मक अवस्थाओं का, नोट करते चलिए, बालक के विकासात्मक अवस्थाओं का पता लगाना, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और जब हम विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे तो उसके अनुकूल शिक्षा किस प्रकार दिया जाए तो उसकी व्यवस्था होगी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है बालक की विकासात्मक अवस्थाओं का अध्ययन। अगला है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, यानी अधिगम के सिद्धांतों को समझना और उसका शिक्षा में प्रयोग। जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अधिगम किसे कहते हैं, और अधिगम के सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, वॉलर का सिद्धांत, ये प्रमुख है। उन्हीं के साथ साथ गैनी का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, इस सभी सिद्धांतों को समझा जाएगा जिससे हम बालकों के अधिगम को सुधारें कि कैसे बालक जल्दी से सीखेंगे। इस तरह से यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। अगला चैप्टर है वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण यानी बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बालकों के अभी उद्देश्य भी है, ये क्षेत्र भी है, यानी कि कहा कैसे जाएगा, उद्देश्य है कि बालक के वंशानुक्रम और वातावरण को समझना, ये उद्देश्य है। और बालक के वंशानुक्रम और वातावरण को समझना यही क्षेत्र भी है और उपयोगिता है। अगर हम वंशानुक्रम और वातावरण को समझ गए तो हम शिक्षा मनोविज्ञान को उपयोगी बना पाएंगे। यदि हम वंशानुक्रम और वातावरण को नहीं समझ पाए तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं होगा। वैयक्तिक विभिन्नता को समझना, अब मैं इसी में लिख दूं, अगर इसी देखो गोले में बना दिया हूं, जितने चैप्टर होंगे ये जितना लिख दिया जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, वही शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, उद्देश्य है और उपयोगिता। पहला है वही कि बालक के अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति को समझना। बालकों की अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति को समझना। अगला है बालक के विकास, बालक के विकास को समझना, वो समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है अधिगम के सिद्धांत को समझना, अधिगम के सिद्धांतों को समझना। अगला है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम को समझना। अगला है वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता को समझना, विभिन्नता को समझना। बुद्धि को समझना, बालकों की बुद्धि को समझना, बुद्धि को समझना, बुद्धि मापन करने की विधि को समझना। और इस तरह से अब हम आप कहेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम जो होता है बालकों का, पाठ्यक्रम निर्माण में कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, कैसे टाइम टेबल रखा जाए कि बालकों में पढ़ने की रुचि बनी रहे। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। अब निर्देशन परामर्श, इसी और गोले बढ़ा लीजिए, निर्देशन परामर्श। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक, बालक को समझना। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, और उसके बाद हर प्रकार के बालकों को समझना और उसके अनुसार निर्देशन और परामर्श देना, और सबको मिला करके शिक्षा, समावेशी शिक्षा।
समाज ऐसी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मापन और मूल्यांकन की विधि का ज्ञान। शिक्षक के अंदर इसका गुण होना चाहिए कि हम बालकों की जो योग्यता है उसका मापन कर सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें और उस प्रकार बालक को शिक्षा दे सकें। अब इसका है, अब इसी को ठीक प्रकार से एक बार और समझ लीजिए। हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि शिक्षा क्या है विभिन्न विद्वानों के अनुसार, और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। फिर हमने मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है और विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। मेरा जो मूल है पढ़ाना है, यहीं से शुरुआत है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा माने व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान माने व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, उद्देश्य और उपयोगिता क्या है? सबसे पहले आप उद्देश्य समझिए। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य वही है जो शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है उत्तम व्यक्तित्व के बालकों का निर्माण, एक अच्छे क्रियाशील नागरिक का निर्माण, एक आत्मविश्वास बच्चे के अंदर पैदा करना। और यही उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि ये गुण डेवलप करने में बालकों का अध्ययन करे और विभिन्न विधियों से बालकों का अध्ययन करे और उसके अनुसार शिक्षा व्यवस्था करे और शिक्षक में आवश्यक जो सुधार है उसको भी कराए। यानी अगर आप जानिए कि छात्र में सुधार, अध्यापक में सुधार और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, ये 3 काम प्रमुख है शिक्षा मनोविज्ञान का, ये उद्देश्य है। अब इसे कैटेगरी में बांट दिए हैं, लेक्चर बहुत बड़ा ना हो इसके नाते। देखिए हमने सभी बताया कि जो जैसे मैं शिक्षक हूं तो मेरा उद्देश्य है कि मैं बेहतर तरीके से पढ़ाऊं और मेरा क्षेत्र भी है पढ़ाना और मेरी उपयोगिता भी है। अगर मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा तभी मेरी उपयोगिता है। अगर आप मुझसे पढ़ करके यूपी टेट की परीक्षा पास होना चाहते हैं और मैं पास करवा ले जाऊं तो समझो कि मेरी उपयोगिता है, वरना मैं गैर उपयोगी हूँ। तो जिस भी व्यक्ति की या जिस भी विषय की का जो उद्देश्य होता है वही उसका क्षेत्र होता है और वही उसकी उपयोगिता होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पहला क्षेत्र है कि बालकों की अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति का अध्ययन। ये चैप्टर अलग है कि अभिरुचि किसे कहते हैं, अभिक्षमता किसे कहते हैं और अभिवृत्ति किसे कहते हैं। बिना अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति को समझे बालकों के उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती, जबरदस्ती शिक्षा नहीं हो। स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो बालक के बिना रुचि को समझे उसका स्वाभाविक और सभी कंपोनेंट की व्यवस्था ना की जाए, जैसे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक 5 प्रकार की मुख्य विशेषताएं होती हैं। संवेगात्मक विशेषता, सामाजिक विशेषता। तो इस तरह के सभी 5 पक्ष का जब हम विकास कर पाएंगे तो समझो कि हम अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। और यही 5 विकास पक्ष का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य। और उसके बाद तो दूसरा क्षेत्र है बालक के विकास को समझना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं और विकास के सिद्धांत क्या है। अगला लेक्चर इसी पर आधारित होगा कि विकास किसे कहते हैं और विकास के सिद्धांत क्या है। लगभग 8 सिद्धांत विकास के मनोविज्ञान में बताए गए हैं, जिसको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा अगले लेक्चर में। अगला है अधिगम के सिद्धांत। इसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी है कि अधिगम क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है और शिक्षा में अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जाएगा। यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य भी है, यही उसका क्षेत्र भी है और इस शिक्षा मनोविज्ञान की ये सबसे बड़ी उपयोगिता है। क्योंकि शिक्षा केवल अधिगम सुधार के लिए है ही, सीखने और सिखाने की विधि का उत्तम विकास करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र भी है, उपयोगिता भी है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण। वही वंशानुक्रम और वातावरण।
क्योंकि अगर वंशानुक्रम अच्छा नहीं रहेगा तो भी विकास अच्छा नहीं होगा और वातावरण अच्छा नहीं होगा। लेकिन वातावरण को, शिक्षा में हम वातावरण का सुधार कर सकते हैं, वंशानुक्रम का सुधार नहीं। अध्ययन भले कर लो, वंशानुक्रम का सुधार नहीं कर। वंशानुक्रम का सुधार शादी विवाह के समय किया जाता था, किस खानदान का लड़का है, किस खानदान की लड़की है, वंशानुक्रम का सुधार, उनके पूर्वजों के गुण मिलेंगे बालक को। इस नाते वंशानुक्रम में कोई विशेष सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन वातावरण में बहुत सुधार किया जा सकता है। हम बालकों के वातावरण का सुधार करते हैं। अगला है व्यक्तिक विभिन्नता। पहले तो बात ये आप जान लीजिए कि व्यक्तिक विभिन्नता सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान में, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने जैसा होता है। यही व्यक्तित्व भी है, यही व्यक्तिक विभिन्नता भी है। व्यक्तित्व में भी यही बताया जाएगा कि जितने लोग हैं बता तो दिया गया है व्यक्तित्व में कि कोई कहता है लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, कोई कहता है रजोमुखी, तमोगुण, सतोगुण से युक्त व्यक्ति। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई कहता है 3 प्रकार के लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय होते हैं। कोई कहता है 7 प्रकार का डिवाइड। जब आप क्रेमचर का, सेल्डन का पढ़ेंगे और भारतीय दृष्टिकोण पढ़ेंगे तो आपको मनुष्यों के प्रकार बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य के प्रकार को कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य केवल स्वयं के प्रकार, मतलब एक ही सांचा है, वो होने के बाद कोई उस तरह का दूसरा आदमी पैदा नहीं होता। संसार क्लोन भी तैयार कर लिया जाए तो रंग रूप में तो समान होगा, लेकिन विचारधारा में अलग हो जाएगा। इसलिए ये बता देना कि वैयक्तिक विभिन्नता बिना पता लगाए हम शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बालक का अलग अलग रुचि है, अलग अलग क्षमता है। यानी कोई खेल के क्षेत्र में काम करेगा, कोई गीत संगीत के क्षेत्र, कला के क्षेत्र में काम करेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कृषक बनेगा, और कोई ऐसा भी है जिसका कुछ बनने का नहीं मन कहेगा, निकम्मा बनेगा। गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अब इसमें एक चैप्टर हमने छोड़ दिया है जो महत्वपूर्ण है। देखिए पढ़ाते पढ़ाते अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नता का हम पता लगाएंगे, व्यक्तित्व का पता लगाएंगे, और व्यक्तित्व का किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है इसका भी। बुद्धि सबकी समान नहीं होती, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। बुद्धि मापन की अनेकों विधियां हैं, जैसे अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। अब स्थूल बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं, अमूर्त बुद्धि होती है, और एक होती सामाजिक बुद्धि। इन तीनों प्रकार की बुद्धि को भी बांटा गया है। अब इसके मापन की अनेकों विधियां हैं। अब आप कितने बुद्धिमान हैं इसके लिए सूत्र बनाए गए हैं। तो यानी बुद्धि नामक चैप्टर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, और उद्देश्य भी शिक्षा मनोविज्ञान का है कि हम बालकों की बुद्धि का अध्ययन करें और उसके अनुकूल शिक्षा दें। ITI करने की बुद्धि है तो IIT में प्रवेश नहीं होगा, और ना तो इतना हिमालयन टास्क रखा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ITI करके जीवन में बहुत नाम कमाते हैं और कुछ लोग IIT करके भी फेल हैं। तो इस तरह जरूरी है कि जिस प्रकार की बुद्धि हो उसी प्रकार का कार्य दिया जाए, तभी व्यक्ति उत्तम प्रकार का कार्य करे। तो इस तरह से बुद्धि। अब पाठ्यक्रम निर्माण, आजकल देखिए रोज रोज पाठ्यक्रम का निर्माण नया नया हो रहा है। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम ऐसे बनेगा, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो जिससे बच्चों के आत्मसम्मान का बोध हो, अपने इतिहास की जानकारी हो, और क्रिया खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था हो। तो विभिन्न समय में पाठ्यक्रमों के निर्माण की दिशा भिन्न भिन्न होती है। गणित के पाठ्यक्रम, विज्ञान के पाठ्यक्रम, इतिहास के पाठ्यक्रम, प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम समय समय पर इसकी समीक्षा होती है और पाठ्यक्रम बदले जाते हैं,
और इसमें शिक्षक और शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम किस बुद्धि वर्ग के लोग को किस उम्र में किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा जाए जिससे जो हम चाहते हैं उसी प्रकार के समाज का निर्माण, सरकार जिस प्रकार के नागरिकों का निर्माण कराना चाहती है उसी प्रकार के पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। जैसे वैदिक शिक्षा में अलग प्रकार का पाठ्यक्रम है और मुस्लिम शिक्षा में अलग प्रकार का पाठ्यक्रम है और अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजों की शिक्षा में अलग प्रकार का, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण और परिस्थिति पर नियंत्रण है। यानी अलग अलग लोगों के या अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग उद्देश्य हैं, इसीलिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था है। ऐसा ना होता तो दर्शन में अनेकों वाद नहीं बनते, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, न्याय दर्शन, योग दर्शन, साख्य दर्शन, तो इस तरह के तमाम दर्शन क्यों होते हैं? क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और जब शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न होंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान को भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण और समय सारणी के निर्माण में प्रमुख भूमिका है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है शिक्षण विधि। ये पढ़ाया जाएगा आपको शिक्षण विधि, विभिन्न प्रकार की, मतलब शिक्षण विधियां शिक्षक के हाथ में हथियार है। एक समझो कि तरकस में विभिन्न बाण है, अगर आपके तरकस में अनेकों बाण रहेंगे, अनेक बाण रहेंगे, तो आवश्यकता पड़ने पर उसी प्रकार के बाण का आप प्रयोग करेंगे। अब आपके तरकस में बाण ही नहीं है, आपको एक तरीका पता है तो उसी से पढ़ाओगे। तो शिक्षण विधि, अनेकों शिक्षण विधियां हैं और जिसको अनेक प्रकार के विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा और अलग अलग शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, ये तब कैसे इसका प्रयोग होगा? अब शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से सामान्यता की ओर, सामान्य उसको बनाया जाएगा। जैसे आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर जाता है और निगमन विधि जो है नियम से उदाहरण की तरफ आएगा। इसकी स्पष्ट व्याख्या है। तो जब आप शिक्षण विधि समझ पाएंगे तो आप बालकों को अच्छा सिखा पाएंगे और यही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख उपयोगिता होगी। और आपको हमने बताया कि मापन मूल्यांकन में भी, निर्देशन परामर्श और मापन मूल्यांकन में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। लोग पूछ लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे। कक्षा 8 के बाद विभिन्न दिशाओं में बच्चे जाने लगते हैं। जब विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने की सोचते हैं तो गार्जियन के मन में, बच्चे के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम किस प्रकार, कौन सी शिक्षा बच्चे को दिलाएं। तो अब विशिष्ट व्यक्तियों के पास हम जाते हैं जिसे हम समझते हैं कि ये विद्वान आदमी है और ये बताएगा कि हमारा बच्चा क्या काम करे। तो जिसके अंदर मापन और मूल्यांकन की क्षमता होगी वो बालक के बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता को मापेगा और उसके अनुसार वो निर्देशन और परामर्श देगा। आजकल के तरह नहीं कि कुछ आए जाए ना, निर्देशन परामर्श बहुत लोग देते हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग देने का अधिकार उसे प्राप्त हो है जो उस क्षेत्र का जानकार, विशेषज्ञ हो। उसी के पास हमें पता लगाने के लिए जाना भी चाहिए और उसी को निर्देशन और परामर्श देने की, वही देने की के लिए उपयोगी है, वरना निर्देशन परामर्श बेकार हो जाएगा। ये देखिए, मापन और मूल्यांकन में तमाम प्रकार के मापन और मूल्यांकन को समझना होगा। ये जो है वो आंकिक क्षमता प्रदान करता है और ये जो है व्यक्ति के या बालक के समस्त गुणों को समझता है। इस प्रकार मूल्यांकन और मापन करके हम बच्चों को निर्देशन तथा परामर्श देते हैं
अगर वो विशिष्ट बालक हैं तो उनके लिए उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। विशिष्ट बालक भी पढ़ाया जाएगा। विशिष्ट कौन है? जो सामान्य नहीं, सामान्य से अच्छा भी विशिष्ट है और सामान्य से बुरा भी विशिष्ट है। तो अब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो दल बुद्धि के हैं, कमजोर बुद्धि के हैं, जड़ बुद्धि के हैं, मूर्ख हैं, उनके लिए भी अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा भगता नहीं, शिक्षा हर प्रकार के छात्रों के लिए। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जागते सिल पर परत निशान। यानी जड़ इडियट को भी सिखाया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनको भी पुशअप करने की आवश्यकता है, वरना वो गलत दिशा पकड़ लेंगे और समाज में विध्वंसकारी गतिविधि में भाग लेने लगेंगे, जिससे एक उत्तम समाज की रचना नहीं होगी। तो प्रतिभाशाली बच्चों पर उसका निर्देशन परामर्श अलग है, उनको उद्देश्य निश्चित किया जाए और उनकी ऊर्जा का सही तरीके से प्रयोग किया जाए। हाइड्रोकमेटिक रिपोर्ट कि अगर ज्वार के पानी को सही दिशा ना दिया जाए तो विनाशकारी रूप धारण कर लेगी। उसी प्रकार जिस बच्चे के अंदर जबरदस्त क्षमता है उसको बेहतरीन निर्देशन देने की आवश्यकता है, जिससे समाज का कल्याण होगा, वरना विध्वंस होगा। तो इस तरह हम विशिष्ट बालकों की जानकारी करेंगे और उनको शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। समावेशी शिक्षा मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक बालक को शिक्षा दिया जाएगा और जिस तरह की उसे शिक्षा देनी चाहिए उस तरह की शिक्षा सब वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मतलब हर प्रकार के वर्ग के लिए एक साथ शिक्षा की व्यवस्था समावेशी, सबको एक में जोड़ेगा और कोई भी हीन भावना का शिकार ना हो किसी भी आधार पर। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा व्यवस्था। तो इस प्रकार मैंने ये स्पष्ट कर दिया, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही देख लो वो लालचा है। इस प्रकार मैंने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है उस शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद दिलाना है, और इन क्षेत्रों में यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, और यही शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता, अगर ये सब वो कर पा रहा है तो समझ लो उसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, अन्यथा उपयोगी नहीं। आज का व्याख्यान कैसा लगा इसको आप बताइएगा कमेंट के द्वारा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि भविष्य में और बेहतर हम दे सकें आपको विषय वस्तु। इसके लिए आवाज के लिए धन्यवाद। दिन शुभ हो। जय हिंद।